अगर थोड़ी सा विजन होता, थोड़ी सी समझ होती, तो पीओके वापस लेने का निर्णय हो सकता। वो मौका था, वो मौका भी छोड़ दिया गया। अरे इतना ही नहीं, इतना सारा जब सामने टेबल पर था, अरे कम से कम करतारपुर साहब को तो ले सकते थे, वो ही नहीं कर पाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज का भारत आत्मनिर्भरता के मंत्र को लेकर के पूरी शक्ति के साथ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। देश देख रहा है भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। लेकिन देश ये भी देख रहा है कि एक तरफ तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। मैं आज पूरा दिन देख रहा था, जो 16 घंटे से जो चर्चा चल रही है, दुर्भाग्य से। प्लीज बैठिए, सब जवाब दे दिया आपका, आप सुनते नहीं, सबका जवाब दे दिया, प्लीज। हाँ, दुर्भाग्य से सुनिए जवाब। कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज के वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन और नैरेटिव्स की प्लीज बैठिए। बहुत बड़ी भूमिका है। नैरेटिव घड़ करके, एआई का भी भरपूर उपयोग करके सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने के खेल भी खेले जाते हैं। जनता के अंदर अविश्वास पैदा करने के भी भरपूर प्रयास होते हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के ऐसे ही प्रपंच के प्रवक्ता बन चुके हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की सेना ने, आदरणीय अध्यक्ष जी, ये तरीका है देश आपका? की सेना ने, बैठिए बैठिए। देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। बैठिए बैठिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की सेना ने सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक की, तो तुरंत कांग्रेस वालों ने सेना से सबूत मांगे थे। लेकिन जब उन्होंने देश का मूड देखा, देश का मिजाज देखा, तो सुर उनके बदलने लगे और बदल करके क्या कहने लगे? कांग्रेस के लोगों ने कहा, ये सर्जिकल स्ट्राइक क्या बड़ी बात है, ये तो हमने भी की थी। एक ने कहा 3 सर्जिकल स्ट्राइक की थी, दूसरे ने कहा 6 सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तीसरे ने कहा 15 सर्जिकल स्ट्राइक की थी।
जितना बड़ा नेता उतना बड़ा आंकड़ा चल रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसके बाद बालाकोट में सेना ने एयर स्ट्राइक की। अब एयर स्ट्राइक तो ऐसी थी कि वो कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए ये तो नहीं कहा कि भाई हमने भी की थी। उसमें तो उन्होंने समझदारी दिखाई, लेकिन फोटो मांगने लगे। एयर स्ट्राइक हुई तो फोटो दिखाओ, क्या कहां गिरा, क्या तोड़ा, कितने मरे, बस यही पूछते रहे। पाकिस्तान भी यही पूछता था, ये भी यही पूछते थे। इतना ही नहीं, आदरणीय अध्यक्ष जी, जब पायलट अभिनंदन पकड़े गए तो पाकिस्तान में तो खुशी का माहौल होना स्वाभाविक था कि उनके हाथ में भारतीय सेना का एक पायलट उनके हाथ लगा था। लेकिन यहां पर भी कुछ लोग थे जो कानों कानों में कह रहे थे, अब मोदी फंसा, अब अभिनंदन आए, मोदी ला करके दिखा दे, अब देखते हैं मोदी क्या करता है। आज डंके की चोट पर अभिनंदन वापिस आए। अभिनंदन को ले आए तो इनकी बोलती बंद हो गई। इनको लगा यार ये नसीब वाला आदमी है, हमारा हथियार हाथ से निकल गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहलगाम हमले के बाद हमारा बीएसएफ का एक जवान पाकिस्तान के कब्जे में गया, तो फिर इनको लगा वाह बड़ा मुद्दा हाथ में आ गया है, अब मोदी फंस जाएगा। अब तो मोदी की फजीयत जरूर होगी। और उनकी इकोसिस्टम ने सोशल मीडिया में बहुत सारी कथाएं वायरल की कि ये बीएसएफ के जवान का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा, ये वापस आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, न जाने क्या क्या चला दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, बीएसएफ का वो जवान भी आन बान शान के साथ वापस आया। आतंकवादी रो रहे हैं, आतंकवादियों के आका रो रहे हैं, और उनको रोते देखकर यहां भी कुछ लोग रो रहे हैं। अब देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक चल रही थी, उसके बाद उन्होंने एक खेल खेलने की कोशिश की, बात जमी नहीं। एयर स्ट्राइक हुई तो दूसरा खेल खेलने की कोशिश की, वो भी जमी नहीं। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने नया पैंतरा शुरू किया। और क्या शुरू किया? रोक क्यों दिया? पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि मुक्त करते, अब कहते रोक क्यों दिया। वारे बयान बहादुरों, आपको विरोध का कोई न कोई बहाना चाहिए, और इसलिए सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश आप पर हंस रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सेना का विरोध
सेना के प्रति एक पता नहीं नेगेटिविटी, ये कांग्रेस का पुराना रवैया रहा है। देश ने अभी अभी करगिल विजय दिवस मनाया, लेकिन देश पूरी तरह जानता है कि उनके कार्यकाल में और आज तक करगिल के विजय को कांग्रेस ने अपनाया नहीं। न करगिल विजय दिवस मनाया है, न करगिल विजय का गौरव किया। इतिहास साक्षी है, दीजिए। जब डोकलाम में सैन्य हमारा शौर्य दिखा रहा था, तब कांग्रेस के नेता चुपके चुपके किससे ब्रीफिंग लेते थे वो सारी दुनिया अब जान गई। आप निकाल दीजिए पाकिस्तान के सारे बयान और यहां हमारा विरोध करने वाले लोगों के बयान, फुल स्टॉप कॉमा के साथ एक है। क्या कहेंगे इसको? और बुरा लगता है सच बोलते हैं तो। पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिला दिया जाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश हैरान है, कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उनकी ये हिम्मत, और इनकी आदत जाती नहीं है, ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो। क्या कह रहे हो तुम लोग? तो कौन सा तरीका है? और यही मांग पाकिस्तान कर रहा है जो कांग्रेस कर रही है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जब सबूतों की कोई कमी नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने दिखता है, तब ये हालत है। अगर ये सबूत ना होते तो क्या करते ये लोग, आप बताइए। आदरणीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर के एक पार्ट की तरफ तो चर्चा भी बहुत होती है, ध्यान भी जाता है, लेकिन देश के लिए कुछ गौरव की क्षणें होती हैं, ताकत के परिचय होता है, उसकी तरफ भी ध्यान जाना बहुत आकर्षित है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में इसकी चर्चा है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन्स उसको तिनके की तरफ बिखेर दिया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक आंकड़ा आज बताना चाहता हूं, पूरा देश गर्व से भर जाएगा। कुछ लोगों का क्या होगा मैं नहीं जानता, पूरा देश गर्व से भर जाएगा। 9 मई को पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइलों और आर्म्ड ड्रोन्स के भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की। 1000 ये मिसाइलें भारत के किसी भी हिस्से पर गिरती तो वहां भयंकर तबाही मचती, लेकिन 1000 मिसाइल्स और ड्रोन्स को भारत ने आसमान में ही चूर चूर कर दिया। हर देशवासी को इससे गर्व हो रहा।
लेकिन जैसे कांग्रेस के लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ तो गड़बड़ होगी यार, मोदी मरेगा, कहीं तो फंसेगा। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर हमले का झूठ फैलाया, उस झूठ को बेचने की भरपूर कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी। मैं अगले ही दिन आदमपुर पहुंचा और खुद जाकर के उनके झूठ को मैंने बेनकाब कर दिया। तब जाकर के उनको अकल ठिकाने लगी कि अब ये झूठ चलने वाला नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो हमारे छोटे दलों के साथी हैं, जो राजनीति में नए हैं, उनको कभी शासन में रहने का अवसर नहीं मिला, उनसे कुछ बातें निकलती मैं समझ सकता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लंबे समय तक राज किया है, उसको शासन की व्यवस्थाओं का पूरा पता है, उन चीजों से वो निकले हुए लोग हैं, उनके लिए शासन व्यवस्था क्या होती इसकी समझ पूरी है, अनुभव है उनके पास। उसके बाद भी विदेश मंत्रालय तुरंत जवाब दे, उसको स्वीकारना नहीं, विदेश मंत्री जवाब दे, इंटरव्यू दे, बार बार बोले, उसको स्वीकारना नहीं, गृह मंत्री बोले, रक्षा मंत्री बोले, किसी पर भरोसा नहीं। जिसने इतने सालों तक राज किया, उनको देश की व्यवस्थाओं पर अगर भरोसा नहीं है, तब शक उठता है कि क्या हालत हो गई है इनकी। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से बनता है और बदलता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक बिल्कुल कांग्रेस के नए सदस्य, यानी उनको तो क्षमा करनी चाहिए, नए सदस्य को क्या कहेंगे, लेकिन कांग्रेस के आका जो उनको लिख करके देते हैं और उनसे बुलवाते, खुद में हिम्मत नहीं है, उनसे बुलवाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये तो तमाशा था, ये आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, उस भयंकर क्रूर घटना पर ये तेजाब छिड़कने वाला पाप है। तमाशा कहते हो, आपकी असहमति हो सकती है, और ये कांग्रेस के नेता बुलवाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं, यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है इन लोगों को? हताशा, निराशा इस हद तक। और देखिए मजा, पिछले कई सप्ताह से हाँ ऑपरेशन सिंदूर वगैरह तो ठीक है, पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, पहलगाम के आतंकियों का अब हुआ तो कल क्यों हुआ? और कल ही क्यों हुआ? क्या हाल है अध्यक्ष जी का। आदरणीय अध्यक्ष जी,
आदरणीय अध्यक्ष जी, शास्त्रों में कहा गया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अर्थात जब राष्ट्र शस्त्र से सुरक्षित होते हैं तभी वहां शास्त्र की, ज्ञान की चर्चाएं जन्म ले पाती है। जब सीमा पर सेनाएं मजबूत होती है तभी लोकतंत्र प्रखर होता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर बीते दशक में भारत की सेना के सशक्तिकरण का एक साक्षात प्रमाण है। ऐसे ही नहीं हुआ है। कांग्रेस के शासन के दौरान सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में सोचा तक नहीं जाता था। आज भी आत्मनिर्भर शब्द की मजाक उड़ाई जाती है। वैसे वो महात्मा गांधी से आया हुआ है, लेकिन आज भी मजाक उड़ाई जाती है। हर रक्षा सौदे में कांग्रेस अपने मौके खोजती रहती थी। छोटे छोटे हथियारों को लिए विदेशों पर निर्भरता, ये इनका कार्यकाल रहा है। बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन कैमरा तक नहीं होते थे। और लंबा लिस्ट है, जीप से शुरू होता है, बफो, हेलीकॉप्टर, हर चीज के साथ घोटाला जुड़ा हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सेनाओं को आधुनिक हथियारों के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ा। आजादी के पहले, और इतिहास गवाह, एक जमाना था जब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत का आवाज सुनाई देती थी। जिस समय तलवारों से लड़ा जाता था ना, तब भी तलवारें भारत की श्रेष्ठ मानी जाती थी। हम डिफेंस के इक्विपमेंट में आगे थे। लेकिन आजादी के बाद जो एक मजबूत डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का हमारा दायरा था, जो हमारा पूरा इकोसिस्टम था, उसको सोच समझ करके तबाह कर दिया गया, उसको दुर्बल किया गया। रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के लिए रास्ते बंद कर दिए गए। अगर इसी नीति पर हम चलते तो भारत इस 21वीं सदी में ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में सोच भी नहीं सकता। यह हालत करके रखा हुआ था उन्होंने। भारत को सोचना पड़ता कि अगर कोई एक्शन लेना है तो शस्त्र कहां से मिलेंगे, साधन कहां से मिलेगा, बारूद कहां से मिलेगा, समय पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बीच बचाव में रुक तो नहीं जाएगा, ये टेंशन पालना पड़ता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बीते एक दशक में मेक इन इंडिया हथियार सेना को मिले, उन्होंने इस ऑपरेशन में बहुत निर्णायक भूमिका निभाई। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक दशक पहले भारत के लोगों ने संकल्प लिया, हमारा देश सशक्त, आत्मनिर्भर और आधुनिक राष्ट्र बने।
रक्षा, सुरक्षा, हर क्षेत्र में बदलाव के लिए एक के बाद एक ठोस कदम उठाए गए, सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स किए गए और देश में सेना में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जो आजादी के बाद पहली बार हुए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति, ये विचार कोई नया नहीं था, दुनिया में प्रयोग भी चलते हैं, भारत में निर्णय नहीं होते थे। हमने, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म था, हमने किया और बहुत ही, मैं हमारी तीनों सेनाओं का अभिनंदन करता हूं कि इस व्यवस्था को उन्होंने दिल से सहयोग किया है, दिल से स्वीकार किया है। सबसे बड़ी ताकत ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन की इस समय नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, ये इंटीग्रेशन और ज्वाइंटनेस ने हमारी ताकत को अनेक गुना बढ़ा दिया और उसका परिणाम भी हमें नजर में आया है, ये हमने करके देखा है। सरकार की जो डिफेंस प्रोडक्शन की कंपनियां थी, उसमें हमने रिफॉर्म किए। शुरुआत में वहां पर आग लगाना, आंदोलन करवाना, हड़तालें करवाने के खेल चल रहे थे, अभी भी बंद नहीं हुए हैं, लेकिन देश हित को सर्वोपरि मान करके उन डिफेंस इंडस्ट्री के हमारे जो लोग थे सरकारी व्यवस्था में, उन्होंने इसको मन से लिया, रिफॉर्म को स्वीकार किया और वो भी आज बहुत प्रोडक्टिव बन गए। इतना ही नहीं, हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी डिफेंस के दरवाजे खोल दिए हैं और आज भारत का प्राइवेट सेक्टर आगे आ रहा है। आज स्टार्टअप्स डिफेंस के क्षेत्र में हमारे 27-30 साल के नौजवान, टियर 2, टियर 3 सिटी के नौजवान, कई कुछ जगह तो बेटियां स्टार्टअप का नेतृत्व कर रही है। डिफेंस के सेक्टर में सैकड़ों की तादाद में आज स्टार्टअप काम कर रहे हैं। ड्रोन्स, एक प्रकार से मैं कह सकता हूं, ड्रोन्स की जितनी भी एक्टिविटी हमारे देश में हो रही है, शायद एवरेज 30-35 की उम्र होगी जो लोग कर रहे हैं, वो सारे लोग, और सैकड़ों की तादाद में कर रहे हैं। और उसका ताकत, क्योंकि इनका भी योगदान था इसमें, जिन्होंने इस प्रकार के प्रोडक्शन किए हैं, और वो हमें ऑपरेशन सिंदूर में बहुत काम आए। मैं उन सबके प्रयासों को बहुत साधुवाद करता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, आगे बढ़िए, अब देश रुकने वाला नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया ये नारा नहीं था, हमने इसके लिए बजट पॉलिसी में जो परिवर्तन करना था, जो नए इनिशिएटिव ले रहे थे, वो नए इनिशिएटिव लिए। और सबसे बड़ी बात, क्लियर कट विजन के साथ हमने देश में मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर के अंदर तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक दशक में डिफेंस का बजट लगभग पहले से 3 गुना हुआ है। डिफेंस प्रोडक्शन में करीब करीब 250% वृद्धि हुई है, 250% वृद्धि हुई है। 11 वर्षों में डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है, 30 गुना से ज्यादा। डिफेंस एक्सपोर्ट आज दुनिया के करीब 100 देशों तक हम पहुंचे। और आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इतिहास में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ती हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने डिफेंस का जो मार्केट है उसमें भारत का झंडा गाड़ दिया है। भारत के हथियारों की डिमांड आज बढ़ती चली जा रही है, मांग बढ़ रही है। ये भारत में उद्योगों को भी बल देगी, एमएसएमई को बल देगी,
हमारे नौजवानों को रोजगार देगी और हमारे नौजवान अपनी बनाई चीजों से दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर पाएंगे। यह दिख रहा है, मैं देख रहा हूं डिफेंस के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम जो कदम उठा रहे हैं, मैं हैरान हूं। कुछ लोगों को आज भी तकलीफ हो रही है, जैसे उनका खजाना लूट गया। ये कौन सी मानसिकता है? देश को ऐसे लोगों को पहचानना होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, डिफेंस में भारत का आत्मनिर्भर होना ये आज की शस्त्रों की स्पर्धा में के काल में विश्व शांति के लिए भी जरूरी है। मैं पहले भी कह चुका हूं, भारत युद्ध का नहीं, बुद्ध का देश है। हम समृद्धि, शांति चाहते हैं, लेकिन हम ये कभी न भूले कि समृद्धि का और शांति का रास्ता शक्ति से ही गुजरता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा भारत छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा रणजीत सिंह, राजेंद्र चोला, महाराणा प्रताप, लसित बोरफुकन और महाराजा सुहेलदेव का देश है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम विकास और शांति के लिए सामरिक सामर्थ्य पर भी फोकस करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के पास नेशनल सिक्योरिटी का विजन पहले था और आज तो सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस ने हमेशा नेशनल सिक्योरिटी पर समझौता किया। आज जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं। लेकिन इसके पहले जवाब देना होगा पूछने वालों को। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया? जवाब साफ है, जवाब साफ है। जब भी मैं नेहरू जी की चर्चा करता हूं तो कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाता है, पता नहीं क्या है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम एक शेर सुना करते थे, मुझे ज्यादा इसका ज्ञान तो नहीं है लेकिन सुनते थे। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आजादी के बाद से ही जो फैसले लिए गए उनकी सजा आज तक देश भुगत रहा है। यहां बार बार एक बात का जिक्र हुआ और मैं फिर से करना चाहूंगा। अक्साई चीन की उस पूरे क्षेत्र को बंजर जमीन करार दिया गया, ये कहकर के तो बंजर है। देश की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमें खोनी पड़ी।
आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं मेरी कुछ बातें चुभने वाली है। 1962 और 1963 के बीच कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर के पूंछ, उरी, नीलम वैली और किशनगंगा को छोड़ देने का प्रस्ताव रख रहे थे। भारत की भूमि, आदरणीय अध्यक्ष जी, और वो भी लाइन ऑफ पीस के नाम पर किया जा रहा था। 1966 रण ऑफ कच्छ पर इन्हीं लोगों ने मध्यस्थता स्वीकार की। ये था उनका राष्ट्रीय सुरक्षा का विजन। एक बार फिर उन्होंने भारत का करीब 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया, जिसमें छड़बेट भी शामिल है, कि कहीं उसको छड़ा बेट भी कहते हैं। 1965 की जंग में हाजीपीर पास को हमारी सेना ने वापस जीत लिया था, लेकिन कांग्रेस ने उसे फिर लौटा दिया। 1971 पाकिस्तान के 93,000 फौजी हमारे पास बंदी थे। पाकिस्तान का हजारों वर्ग किलोमीटर एरिया हमारी सेना ने कब्जा किया था। हम बहुत कुछ कर सकते थे, विजय की स्थिति में थे। उस दौरान अगर थोड़ी सा विजन होता, थोड़ी सी समझ होती, तो पीओके वापस लेने का निर्णय हो सकता। वो मौका था, वो मौका भी छोड़ दिया गया। अरे इतना ही नहीं, इतना सारा जब सामने टेबल पर था, अरे कम से कम करतारपुर साहब को तो ले सकते थे, वो ही नहीं कर पाया। 1974 श्रीलंका को कच्चथीवू द्वीप को गिफ्ट कर दिया गया। आज तक हमारे मछुआरे भाई बहनों को इससे परेशानी होती है, उनकी जान पर आफत आती है। क्या गुनाह था तमिलनाडु के मेरे फिशरमैन भाई बहनों का, कि आपने उनका हक छीन लिया और दूसरों को गिफ्ट कर दिया? कांग्रेस का दशकों से इरादा लेकर चल रही थी कि सियाचिन से सेना हटा दी जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2014 में देश ने इनको मौका नहीं दिया, वरना आज सियाचिन भी हमारे पास नहीं होता। आदरणीय अध्यक्ष जी, आजकल कांग्रेस के जो लोग हमें डिप्लोमेसी का पाठ पढ़ा रहे हैं, मैं उन्हें उनकी डिप्लोमेसी याद दिलाना चाहता हूं, ताकि उनको भी कुछ याद रहे, पता चले। 26/11 जैसे भयंकर हमले के बाद बहुत बड़ा आतंकी हमला था। कांग्रेस का पाकिस्तान से प्रेम नहीं रुका। इतनी बड़ी घटना 26/11 की हुई थी। विदेशी दबाव में हमले के कुछ हफ्तों के भीतर ही कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत शुरू कर दी। आदरणीय अध्यक्ष जी,
कांग्रेस सरकार ने 26/11 की इतनी बड़ी घटना के बाद भी एक भी डिप्लोमेट को भारत से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। छोड़ो इधर, एक वीजा तक कैंसिल नहीं किया, एक वीजा तक कैंसिल नहीं कर पाए थे। देश पर पाकिस्तानी स्पॉन्सर बड़े बड़े हमले होते गए, लेकिन यूपीए सरकार ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देकर रखा था। वो कभी वापस नहीं लिया था। एक तरफ देश मुंबई के हमले का लिए न्याय मांग रहा था, दूसरी तरफ कांग्रेस पाकिस्तान के साथ व्यापार करने में लगी थी। पाकिस्तान वहां से खून की होली खेलने वाले आतंकियों को भेजते रहे, और कांग्रेस यहां अमन की आश के मुशायरे किया करती थी। मुशायरे होते थे। हमने आतंकवाद और अमन की आस का ये वन वे ट्रैफिक बंद कर दिया। हमने पाकिस्तान का MFN का दर्जा रद्द किया, वीजा बंद किया। हमने अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत के हितों को गिरवी रख देना ये कांग्रेस की पार्टी की पुरानी आदत है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सिंधु जल समझौता है। सिंधु जल समझौता किसने किया? नेहरू जी ने किया। और मामला किससे जुड़ा था? भारत से निकलने वाली नदियां, हमारे यहां से निकली हुई नदियां, उसका वो पानी था। और वो नदियां हजारों साल से भारत की सांस्कृतिक विरासत रही है, भारत की चैतन्य शक्ति रही है। भारत को सुजलाम सुफलाम बनाने में उन नदियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सिंधु नदी जो सदियों से भारत की पहचान हुआ करती थी, उसी से भारत जाना जाता था। लेकिन नेहरू जी और कांग्रेस ने सिंधु और झेलम जैसी नदियों पर विवाद के लिए पंचायत किसको दी? वर्ल्ड बैंक को दी। वर्ल्ड बैंक फैसला करे क्या करना है। नदी हमारी, पानी हमारा। सिंधु जल समझौता सीधा सीधा भारत की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान के साथ किया गया बहुत बड़ा धोखा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज के देश के युवा ये बात सुनते होंगे तो उनको भी आश्चर्य होगा कि ऐसे लोग थे हमारे देश का काम करते थे। नेहरू जी ने इस ट्रीटी करी और क्या किया? ये जो पानी था, जो नदियां थी, जो भारत से निकल रही थी, उन्होंने 80% पानी पाकिस्तान को देने के लिए वो राजी हो गए।